हाय, कैसे हो दोस्तों। गुड इवनिंग स्टूडेंट। एनसीईआरटी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड नंबर 3 क्लासेस 3। कल हमने आपको बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल आया, उसके बाद बोर मॉडल आया था। बोर मॉडल पर हमारी क्लास समाप्त हुई थी। बोर मॉडल ने मुख्य क्वांटम संख्या दी थी आपके लिए। मुख्य क्वांटम संख्या किसने दी थी? बोर मॉडल ने। तो उन्होंने बताया था कि सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनमें कोणीय संवेग, जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। तो अब कक्षाएं होंगी, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। ये कोई परमाणु का नाभिक हो गया, टोटल न्यूक्लियस इसमें आ गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर आ गए। उसके बाद पहली कक्षा आपकी ये बनी, उसके बाद दूसरी कक्षा बनी आपकी, उसके बाद तीसरी कक्षा बनी। तो जब बोर ने मुख्य क्वांटम संख्या वर्ड यूज किया, शब्द यूज किया, n बराबर 1, 2, 3, 4 लिया। n बराबर क्या लिया? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 लिया मुख्य क्वांटम संख्या के लिए। अब बात यह आती है कि हमारे किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी में 15 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, होते होते 118 तक पहुंच जाएंगे। तो आखिरकार एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर उससे अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षाओं में डालना क्या कहलाया? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक कक्षा में, 2 कक्षा में, तीसरी कक्षा में। अब इनको बोर ने एक अल्फाबेट से डिनोट किया। जैसे पहली कक्षा को के बोला गया, पहली कक्षा को क्या बोला गया? के बोला गया पहली कक्षा को। फिर 2 को बोला गया L, 3 को बोला गया M, 4 को बोला गया N। ऐसे डॉट डॉट इन कक्षाओं का नाम दे दिया गया। मुख्य क्वांटम संख्याएं कहलाई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। क्या नाम दिया? K, L, M, N, O। अब जब K, L, M, N, O बना तो आखिरकार K में कितने इलेक्ट्रॉन आए, या L में कितने इलेक्ट्रॉन आए, M में कितने इलेक्ट्रॉन आए। तो इनमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ड यूज किया गया। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया किसने? तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया वो बोर ने दिया, और नियम बना दिए बोर-बरी ने। किसने नियम बना दिए? बोर-बरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए नियम दिए, जिसके आधार पर हम डिसाइड कर पाते हैं कि K में, L में, M में, N में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो याद रखना, कितने इलेक्ट्रॉन K में, L में, M में, N में जाएंगे। कैसे? पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, मुख्य क्वांटम जो संख्या पहली है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे, और जो अंतिम कोष आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन ही आपके अणु सूत्र को निर्धारण करता है। कौन से वाला? अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अणु सूत्र का निर्धारण करते हैं। तो अब K में, L में, M में, N में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो बताया किसने? बोर-बरी ने। तो बोर-बरी के नियम के आधार पर हम जानेंगे कि आखिरकार जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, वृत्ताकार कक्षाएं थी, उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते
हैं। तो बोर-बरी नियम किसने दिया? इलेक्ट्रॉन विन्यास हम किसके नियम से पढ़ रहे हैं? बोर और बरी के नियम से। बोर और बरी के नियम से क्या करना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है कि किसी परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके अलग अलग कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी परमाणु में 28 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके अलग अलग कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग बताना ही कहलाता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसके लिए किसने नियम दिया? बोर और बरी ने नियम दिए। किसने दिए? बोर और बरी ने। पहला नियम क्या दिया? पहला नियम बोर बरी ने दिया कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, किसी भी कोश में या मुख्य क्वांटम संख्या जो हमने बताई है, वो कोश जो बनाए हैं, जो पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश जो बनाया है, उस कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² होती है। पहला नोट पॉइंट करिए इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां पर n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। जहां पर n बराबर है मुख्य क्वांटम संख्या। तो n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या है। और n बराबर अब क्या क्या आएगा जी? तो n बराबर क्या आएगा? नंबर 1 आएगा, पहला कोश आ गया। n बराबर 2 आएगा, दूसरा कोश आ गया। n बराबर 3 आएगा, तीसरा कोश आ गया। डॉट 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 आते रहेंगे आगे के कोश। तो बोर बरी ने पहला नियम क्या दिया कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां पर n मुख्य क्वांटम संख्या है। अब देखते हैं हम कि जो KLMN हमने कोश बना रखे हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे K बराबर किसके लिए था? 1 के लिए था। तो 1 में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? तो n की जगह पर कितना रख दीजिए आप? 1 रख दीजिए। 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 2 का 2 गुणा 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या की गुणा। स्क्वायर का मतलब क्या है? उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा। तो 1 की गुणा 1 में कर दोगे तो 1 आ जाएगा, बराबर 2 आया। बराबर कितना आया? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन केवल 2 हो सकते हैं। K कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। K कौन सा कोश है? पहले वाला। K कौन सा कोश है? पहले वाला। यानी पहले कोश में या पहली कक्षा में केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है केवल पहली कक्षा में। अगर अब n बराबर हम 2 ले लें, n बराबर हम 2 ले लें, तो 2 को डिनोट कौन करता है? 2 को डिनोट कर रहा है L। 2 को डिनोट कौन कर रहा है? L कर रहा है। तो L में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? लगाइए जी, करिए सवाल फॉर्मूले से। क्या बोला था? 2n² होते हैं। n बराबर 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये किस में होंगे? K में। K कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए तो यहां पर आपको 2 टाइप करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर बरी ने बताया था कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 2 हो सकती, केवल
2n स्क्वायर हो सकती है, या 2n स्क्वायर या 2n का वर्ग हो सकती है। तो n बराबर 2 रख लीजिए जी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 2 का स्क्वायर भाई मैंने अभी क्या बताया कि जब स्क्वायर करते हैं तो उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 2 की गुणा जब हम 2 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 गुणा 4 बराबर 8, 2 गुणा 4 बराबर 8, यानी L बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। L में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, यानी K में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। अब मान लीजिए n बराबर 3 आ रहा है कहीं पे, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या कितनी आ गई, 3। 3 का मतलब तीसरा कोष, पहले कोष में 2 हो गए, दूसरे कोष में 8 हो गए। अब तीसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वर्ड ये याद रखना, अधिकतम होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो n बराबर 3 लगाइए, तो 2 गुणा 3 स्क्वायर। अब 2 गुणा 3 का स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, 3 गुणा 3, 3 तिया 9 बराबर 18। तो n बराबर 30 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18। और तीसरा कोष m, तीसरा कोष m कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तीसरे में, ज्यादा से ज्यादा 18 जी हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 18। अब n बराबर 4 के लिए निकाल लीजिए ऐसे ही, तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, याद करके बताइए, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 गुणा 4 बराबर 16, 4 चौक 16, और 16 की गुणा 2 में कर देंगे तो आ जाएगा 32। चौथा कोष कौन सा, n, यानी n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 32। तो पहला नियम बोरबरी ने जो दिया उससे हमने जाना कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में अधिकतम 8 हो सकते हैं, यानी अगर 2 से ज्यादा है, 8 से कम है तो किस में हो सकते हैं, दूसरे वाले में आ सकते हैं। तीसरे वाले में 18 आ सकते हैं, चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 8 होने ही चाहिए। मान लीजिए किसी परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा जी, पहले कोष में K में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो अभी तो इसको 2 की और जरूरत पड़ी ना, क्योंकि हमें तो 4 को बांटना था। हमें कितने को बांटना है, 4 को। मान लीजिए यहाँ पे ये कोष है पहले वाला, इसमें तो हमने बता दिया कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अभी हमें 4 बांटने थे तो 2 की और जरूरत पड़ी, तो 2 किस में चले गए, दूसरे वाले में। 2 किस में चले गए, दूसरे वाले में। तो ये नहीं कि ये 8 ही होने चाहिए, जी नहीं, अधिकतम 8 हो सकते हैं। यानी इसमें केवल हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम डाल देंगे, अगर हमें आवश्यकता है तो। अब इन्होंने दूसरा नियम क्या बताया, तो पहला नियम स्पष्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां पर n बराबर 1 2 3 4, 1 लगाइए तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पहले कोष में, 2 लगाइए तो दूसरे कोष में 8, 3 लगाइए तो तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, और उसके बाद 32। उसके बाद आप डॉट डॉट कर सकते हो। अब इन्होंने दूसरा नियम क्या दिया, अब इन्होंने अपने दूसरे नियम में बोला कि भाई अंतिम कोष में 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा, ये वर्ड याद करिए, अंतिम का मतलब लास्ट, अंतिम का मतलब लास्ट।
कि लास्ट कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। क्या बोला कि अंतिम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर गया हो। कैसे? मान लीजिए ये हमारा पहला कोष है, तो पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। ये आपने जाना 2, 2n² से 2। अब दूसरे कोष में कितने हो सकते हैं अधिकतम? 8। लेकिन अगर ये कोष मेरा अंतिम हो जाए, लास्ट हो जाए, इससे ज्यादा कोष इसमें ना बने, या मान लीजिए इसमें आपने 8 भर दिए, इसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अगर तीसरे वाला अंतिम कोष आ जाए, है ना, कौन सा आ जाए? तीसरे वाला अंतिम कोष आ जाए, तो इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब इससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर गया हो। जैसे मान लीजिए तीसरा ये वाला कोष अंतिम हो जाए, ये वाला कोष अंतिम हो जाए, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर गया हो। जैसे ये वाले में कितने हो सकते हैं? 18। अगर इसमें 18 भरे हैं, अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो ही इस वाले में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, या 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कब आएंगे? जब इससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर गया हो। तो ये इनका दूसरा नियम था। कौन सा नियम था? दूसरा नियम। पहला तो 2n² हो गया, हर एक कोष में नॉन इलेक्ट्रॉन बता दिए। फिर उन्होंने बोला कि भाई अंतिम कोष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर गया हो। तीसरा, अंतिम कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण भर गया हो। यानी अंतिम कोष में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे जब तक कि उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। पूर्ण रूप से का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आने चाहिए, अगर उतने आ चुके हैं तो ही 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, अन्यथा 2 से रह जाएंगे कम, अन्यथा 2 से रह जाएंगे कम। क्लियर? कोई दिक्कत? 2 नियम याद रहेंगे। लास्ट में 2 से अधिक, दोनों का रूल एक ही। एक तो 8 से अधिक कब होंगे? जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण भरा होगा, और 2 से अधिक कब होंगे? जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण भरा होगा। पूर्ण का मतलब मान लीजिए इसमें तो 8 आ गए, तो इसमें 3, 4, 5, 6 आएंगे कब? जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे वाले में कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। लेकिन इसमें 8 से ज्यादा तभी होंगे जब इसमें 18 आ जाएंगे, क्योंकि थर्ड में कितने होते हैं? 18। थर्ड कोष में कितने होते हैं? 18। अगर इसमें 18 हैं तो 8 से ज्यादा इसमें आएंगे, तो 8 से ज्यादा इसमें आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। और 2 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, वरना 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें भी नहीं होंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास के ये नियम मिले, है ना? क्या मिला? 2n², 8 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। तो आखिरकार हम इनको डालेंगे कैसे? कैसे डालेंगे? अब चलो करके देखते हैं 2, 4 का।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है जी 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका मतलब मैंने बताया था कि उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं परमाणु में जितना उसका परमाणु क्रमांक है। तो H1 हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आया। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि भाई इसके पहले कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक, क्योंकि इसमें एक ही बांटना है हमें। तो He में आया दो इलेक्ट्रॉन डालने, तो पहला ही कोष बना यानी K बना, और K में कितने आए? 2। हीलियम में K में कितने आ जाएंगे? 2। अब लिथियम का नंबर आता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। अब गौर करिएगा, बोरबरी ने बोला था कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, लेकिन हमें डालने कितने हैं? 3 डालने। यहां पे बना के दोबारा देख लीजिए। अब ये हीलियम है, तो हीलियम के पहले कोष में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3 थे, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई दूसरे कोष में, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे अरे इसमें तो 8 बताया था आपने, इसमें क्या कहेंगे? दूसरे में कितने हो सकते हैं? 8। अरे भाई वो अधिकतम थे, लेकिन हमें जरूरत कितने की है? मात्र 1 की। तो इसमें 1 भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यानी 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन आप दूसरे कोष में डाल सकते हो। तो लिथियम के K में आए 2 और L में आया 1। L में आया 1। क्लियर हो गया होगा? K में आए 2 और L में आया 1, तो 2 ये आ गए, 1 ये आ गए, टोटल मिलके कितना हो गया? 2 और 1 3। अब मान लीजिए मेरा सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 का मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, और आपको अलग अलग कोषों में 11 इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है। करके बताइए जरा कि आखिरकार जब मेरा Na आएगा तो उसके K में कितने आएंगे, L में कितने आएंगे? क्या हमें M कोष की जरूरत पड़ेगी? क्या हमें M कोष की जरूरत पड़ेगी? करके बताइए। तो देखो K लिया, पहले कोष में कोई सा भी परमाणु आ रहा है हमारा भाई, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 11 है परमाणु क्रमांक सोडियम के। तो पहले कोष में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2n² से 2 हो सकते हैं। तो K में आ गए आपके 2, K में कितने आ गए? 2। क्लियर? अब आया L, अब L आया, कितने हो सकते हैं दूसरे में? 8। कितने हो सकते हैं? 8। 2 में 8 जोड़ोगे तो 10 आएगा, है ना? अब इसमें 9 नहीं होंगे। 9 क्यों नहीं होंगे बताओ? अरे भाई 2 और 8 10, हमें तो 11 करने, जल्दी से जल्दी कर दें, काम खत्म। सेकंडें क्यों लगाएं हम भाई, देर क्यों करें? ये गलत हो गया, है ना? कैसे गलत हुआ? कैसे गलत हुआ? अरे भाई 9 और 2 11, यही तो बोला है हमने, तो बांटने हैं, कैसे भी बांट। तो 2 और 9 11, गलत हो गया। कैसे? हाँ, कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। तो दूसरा जब आप यहां पे पुट करोगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते। तो दूसरे वाले में कितने आएंगे सही रूप से? 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब M कोष की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा वितरण केवल 2 कोषों में 10 इलेक्ट्रॉन का हुआ है, जबकि इसमें थे 11 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया?
1, कितना हो गया 2 और 8 10 और 1 11, कितना हो गया 2 और 8 10 और 1 11। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो KLm 3 कोष बनते हैं किसमें, सोडियम में। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोरबरी के नियम से क्लियर हो रहा होगा, पहले कोष में अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम 8, तीसरे में अधिकतम 18, लेकिन हमें जरूरत 1 की थी इसलिए मैंने 1 डाल दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो आगे और करके देखते हैं। Zn का मतलब जिंक, और जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है 30। अब इसको करके देखते हैं हम किस कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा भाई। तो मैं यहां पे कोष लिख दे रहा हूं के में कितना आएगा जोड़ के चलना, क्योंकि 30 है, बड़ी संख्या है। तो 30 का मतलब क्या हुआ, के में कितने आने चाहिए, पहले कोष में कितने आते हैं। अब तो याद ही हो गया होगा कि पहले कोष में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एल आया, अधिकतम कितने हो सकते हैं भाई दूसरे में 8, कितने हो सकते हैं 8, 2n² से 8 हो गया। एम आएगा तीसरा कोष, तीसरे कोष में कितने हो सकते हैं 18। एक वर्ड यहाँ पे याद करिए कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में तभी होंगे जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भर गया होगा। तो एम में कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। जोड़ के देखिए 2 और 8 10, 10 और 18 28, 10 और 8 18 28। तो इसका मतलब इसमें एक n कोष भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे कितने बांटने हैं 30 बांटने हैं। तो 2 और 8 10 और 18 28। तो अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोष में कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का विन्यास करते हैं, हो गया ना। तो अब अंतिम कोष, अब ये बोरबरी का जो नियम है भाई लगभग सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद आते हैं। अपवाद का मतलब कि जैसा हम नियम से करना चाहिए वैसा नहीं होता। कुछ तत्वों के परमाणुओं में ऐसा होता है कि अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन पहले आ जाता है और जो अंतिम कोष से पहला कोष था उसका इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में चला जाता है। तो उनको बोलते हैं हम अपवाद, यानी जो बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते एलिमेंट, उनको अपवाद में डाला गया है। उनको किस में डाला गया है, अपवाद में। क्यों, क्योंकि बोरबरी से लगभग सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन विन्यास सही बोरबरी नियम से होते तो हैं लेकिन वो सही नहीं माने जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला है जी आपका क्रोमियम, मैंने ये लिख रखा है आपके लिए। पहला कौन सा है, क्रोमियम। अब क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बोरबरी के नियम से होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 12 और लास्ट कोष में 2। तो कितना हो जाएगा 2 और 8 10 और 12 22 और 2 24 हो गया ना। 24 आना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि अंतिम कोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। लेकिन क्रोमियम में ऐसा नहीं होता, ये क्रोमियम में नहीं होता। इसमें क्या होता है कि 2 यहाँ पे आता है, फिर 8 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है और 1 आता है लास्ट में। तो क्रोमियम में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ वाला था
वो m कोष में आ जाता है। तो ये अपवाद में आता है बोरबरी के नियम में क्रोमियम। सेम कॉपर का भी हाल है, सेम क्या है, कॉपर का भी हाल है। कॉपर का इलेक्ट्रोविन्यास बोरबरी नियम से होना चाहिए 2, 8, 18, 17 और 2, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें होता है 2, 8, 18 और 1। तो ये तुम्हारे बोरबरी के अपवाद में आते हैं, चांदी, पैलेडियम, कॉपर और क्रोमियम, जो बोरबरी के नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। इनके अलावा जो भी और अदर एलिमेंट या परमाणु हैं वो बोरबरी नियम का पालन करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास ठीक ठीक बोरबरी नियम से किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरॉन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऑक्सीजन का होता है जी 8, तो 2,6, क्लोरीन का होता है जी 17, तो 2,8,8, ज्यादा हो जाएगा जी 7, 2 और 8 10 और 7 17। तो ये करके ऐसे करके हम अलग अलग कोषों में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं बोरबरी के नियम से, बोरबरी के से। तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, जिनका नोट नहीं हो पाया वो नोट कर लीजिए। पहला नियम बोला बोरबरी ने कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी कोष में 2n² होती है, जहां पर n मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी n बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो उस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो 2n² से आ जाता है। दूसरा नियम बोलता है कि किसी कोष में 8 या अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तभी इलेक्ट्रॉन होंगे जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। तीसरा नियम, अंतिम कोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। जैसे 3 यहां पर आए, 2 से ज्यादा हैं, लेकिन पहला कोष 2 पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ पे 6 आया, 2 से ज्यादा है, लेकिन इससे पहले वाला कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यहाँ पे 7 आया अंतिम कोष में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो बोरबरी ने ये नियम बताए, इलेक्ट्रॉन विन्यास किया, अलग अलग कक्षाओं में या अलग अलग कोषों में आपको बताया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप याद करिएगा कि जो अंतिम कोष है, जो अंतिम कोष है उसी को बोलते हैं हम संयोजी कोष। उसको क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। क्यों? क्योंकि जो परमाणु से यौगिक बनते हैं वो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से या त्याग कर या लेकर या देकर बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंतिम कोष होता है वो नाभिक से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। नाभिक से कहाँ पे होता है? सबसे अधिक दूरी पर होता है अंतिम कोष। तो इसलिए जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और वही अणु सूत्रों का निर्माण करते हैं, क्योंकि अंतिम कोष ज्यादा दूर होता है न्यूक्लियस से या नाभिक से। तो इसको बोला जाता है संयोजी कोष, जो अणु सूत्रों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो अब यौगिकों के अणुसूत्र के निर्माण के लिए आपको क्या आना चाहिए? बोरबरी के नियम से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होना
चाहिए। तो आज बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करिएगा और देखिएगा कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके आदान प्रदान से या जिनको त्याग कर या जिनको ग्रहण करके अणु सूत्र बन सकता है। तो बोरबरी के नियम समझ में आ गया होगा। संयोजी कोष को याद रखिएगा। संयोजी कोष जो अंतिम में इलेक्ट्रॉन आता है वही कहलाता है संयोजी कोष। तो आगे के एपिसोड में आएगा आपके लिए अणु सूत्र का निर्धारण कैसे होता है, क्यों नहीं H2O फॉर्मूला सही है या H3O जल का फॉर्मूला है या NaCl नमक का फॉर्मूला है या NaCl2 नमक का फॉर्मूला है, आखिरकार इनमें कौन सा सही है। तो ये जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन चाहिएगा, जिसके लिए आपको हमारा चैनल NCERT क्लासेस सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल की घंटी को दबाना पड़ेगा, जिससे जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी या जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और बोरबरी नियम को याद करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।